हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूं रूही। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा चैनल है इस पर मैं जो भी बायोलॉजी एंड साइंस के वीडियोस हैं वो बनाती हूं। तो आप में से जो भी लोग कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो मेरे चैनल पे प्लीज़ विजिट करिए और एटलीस्ट एक बार आकर के चैनल पे देखिए जो कंटेंट है और जो वीडियोज़ हैं, और उसको स्टडी करिए और आपको बहुत ही अच्छे कंटेंट मेरे चैनल पर मिलेंगे फ्रेंड्स। और जो कि यहाँ पे आपको लगभग 200 प्लस में वीडियोस भी अपलोड किए जा चुके हैं मेरे चैनल पे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि एटलीस्ट एक बार चैनल पे ज़रूर आइए। और फ्रेंड्स, जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं टीचिंग के एग्ज़ाम्स की या किसी भी एग्ज़ाम्स की, वो अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल अप रखिए क्योंकि एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आ सकते हैं। ओके। और ऐसा प्रपोज्ड है, गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है, बातचीत की जा रही है कि जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं। तो आप लोग बिल्कुल अपनी तैयारी करने के लिए तैयार रहिए और कमर कस लीजिए फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, लाइफ में सबको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। ओके। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। इसमें से कुछ लोग तो इंटरनल मोटिवेटेड होंगे, कुछ लोग को एक्सटर्नल मोटिवेशन की ज़रूरत है। ऐसे ही जो टीचर्स होते हैं, जैसे कि मैं अगर टीच कर रही हूँ तो मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है और ये मोटिवेशन मुझे मिलेगा आप लोगों से। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब भी करिए। ओके। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। मैंने फ्रेंड्स एवोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें कि मैं डार्विन के जो थ्योरीज थी उनको मैं ले रही थी, और जिसमें थोड़ा सा पोर्शन मुझे आज और बताना है। उसके बाद दिन में आगे जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन स्टार्ट करूँगी, तो चैनल पे बने रहिए। ओके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है कि जो डार्विन थे उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी, आपको पता है कि वो डार्विनिज्म कहलाई। एंड यहाँ पे जो एविडेंसेस थे जो डार्विन के सपोर्ट में थे उनकी मैं बात करूँगी। तो यहाँ पे जो सबसे पहले तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन था कि रिप्रोडक्शन की दर क्या थी। ओके। तो जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में इन्होंने बताया कि जब यहाँ पे जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन है वो उतने ही टाइम्स हायर हो जाता है, ठीक है। और इसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, ये रेट ऑफ सर्वाइवल से, यानी कि जो कि सारे ऑर्गेनिज्म के जो सर्वाइवल के रेट है उससे क्या होता है ये कि ज़्यादा हो जाता है रिप्रोडक्शन का जो रेट है। तो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ मैनी टाइम्स हायर, बहुत कई गुना ज़्यादा होता है दैन द रेट ऑफ सर्वाइवल से। ओके। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो मच मच ग्रेटर है किससे, रेट ऑफ सर्वाइवल से। तो ये यहाँ पे आपको पता चल गया। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है इनका, जो डार्विन की थ्योरी को सपोर्ट करा था कि लिमिटेशन ऑफ सोर्सेज। ओके। कि जो सोर्सेज थे उनका जो लिमिटेशन था वो उनका जो सीमित थे वो, तो फूड, स्पेस, जगह जो है, और दूसरे भी जो रिसोर्सेज थे उस टाइम पर वो क्या थे, लिमिटेड थे। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट रहने के लिए यानी कि अपने अस्तित्व के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो कंपटीशन था, स्ट्रगल था एग्जिस्टेंस के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ देखी गई। अबंडेंस ऑफ वेरिएशंस, बहुत ज़्यादा विभिन्नताएँ थीं, वेरिएशंस थे, ठीक है, प्रचुरता थी इनकी। तो वेरिएशंस जो थे वो बहुत अबंडेंट थे नेचर में। कोई भी दो इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज़ के सिमिलर नहीं होते थे। नॉट इवन मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी जो होते हैं वो इतनी सिमिलैरिटीज़ नहीं रखते हैं। इनमें क्या होता है कि कुछ डिसिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। क्यों होती हैं ये मोनोजाइगोटिक ट्विंस में डिसिमिलैरिटीज़, क्योंकि इस पर इन्वायरमेंट का या वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन में क्या है कि यहाँ पे जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो है इसमें कि जो क्लोज पैरेललिज्म होती है नेचुरल सिलेक्शन और आर्टिफिशियल सिलेक्शन के बीच में। ओके। तो इसके बारे में बताया गया है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है जो कि प्रकृति करती है और जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ठीक है, इसके इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक पैरेलल होते हैं दोनों एक दूसरे के, क्लोज पैरेललिज्म होती है। और फिर जो कंट्रोल्ड ब्रीडिंग अगर होती है, यानी कि अगर इनकी प्रजनन को या ब्रीडिंग को कंट्रोल कर लिया जाए और फिर नेचुरल सिलेक्शन किया जाए कुछ जनरेशन्स तक, आगे आने वाली पीढ़ियों तक, तो बहुत सारी न्यू वेराइटीज़ जो प्लांट्स की और न्यू स्पीशीज़ जो है और रेसेस, ब्रीड्स और डोमेस्टिक एनिमल्स की वो सारी डेवलप हो जाती हैं। अगर हम इन नटशेल अगर बात करें तो प्लांट्स की और एनिमल्स की जनरेशन टू जनरेशन्स क्या होती हैं, नई स्पीशीज़ जो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा डेवलप हो जाती हैं। ओके। अगर कोई भी मैन है वो न्यू वेराइटीज़ को प्रोड्यूस करना चाहता है शॉर्ट टाइम में, तो क्या होगा फिर उसमें जो है जो नेचर होगा उसमें ज़्यादा टाइम लेगा, वास्ट रिसोर्सेज चाहिए, और फिर उसके बाद जो ईजिली प्रोड्यूस होगा जो न्यू स्पीशीज़, वो कैसे प्रोड्यूस हो सकता है, सिलेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव
कलरेशन है, मिमिक्री एंड प्रोडक्टिव कलरेशन। मिमिक्री तो जानते हैं सभी लोग कि मिमिक करना या कॉपी करना, नकल करना। तो मिमिक्री एंड प्रोडक्टिव कलरेशन ये कहाँ पे देखा गया, ये कुछ एनिमल्स में देखा गया। ओके, और ये कैसे कर लिया इन्होंने, ये ग्रेजुअल धीरे धीरे जो है चेंजेस हुए, वातावरण के प्रभाव के साथ साथ इनमें भी चेंजेस हुए, तो ये अपने आप को मिमिक भी करते गए उसी सेम एरिया में ऑक्यूपाई करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से मिमिक्री भी हो गई। अब यहाँ पे देखते हैं कोरिलेशन बिटवीन पोजीशन ऑन नेक्टाराइन्स एंड इन फ्लावर्स एंड लेंथ ऑफ प्रोबोसिस ऑफ पॉलिनेटिंग इंसेक्ट्स। तो देखिए, आपको पता है कि कुछ जो है इंसेक्ट्स या फिर आप कह सकते हैं कि मैनी इंसेक्ट जो होते हैं, क्या होता है उनमें प्रोबोसिस होते हैं। प्रोबोसिस जो होती है थोड़ा लॉन्ग होती है और उसके थ्रू ही वो किसी फ्लावर का क्या करते हैं, नेक्टर या जूसेस लेते हैं। जैसे कि तितलियां हैं, ओके, बटरफ्लाइज हैं, वो जाती हैं, और भंवरे हैं, बीटल्स हैं, ये क्या होता है प्रोबोसिस के थ्रू सक करते हैं। तो यहाँ पे जो है रिलेशन है दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बीच में, और ये ग्रेजुअली इवॉल्व हुआ, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, और इसको नेचुरल सिलेक्शन से ही एक्सप्लेन किया गया। तो अब यहाँ पे डार्विन के सपोर्ट में थ्योरी आपने समझ ली। अब डार्विन के अगेंस्ट भी पॉइंट पता होने चाहिए। तो जो अगेंस्ट में जो थ्योरी थी वो क्या थी, एविडेंस जो अगेंस्ट थे, थ्योरी के अगेंस्ट जो एविडेंसेस थे वो थे कि जो डार्विन थे वो फेल हो गए थे। किस बात में फेल हो गए थे, उनको एग्जैक्ट कॉज नहीं पता था ओरिजिन का या टाइप का, और इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस नहीं पता थे। ओके, और इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया। मस्ट रिमेंबर, इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन किया गया, बट डार्विन इसको बताने में फेल हो गए थे। मतलब कोई बहुत ही सॉलिड उस कॉज नहीं बता पाए थे। और नेक्स्ट पॉइंट है कि अकरेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, लाइक हमारे में वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है, ओके, और यहाँ पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन है, पिन्ना है, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं की थी। नहीं, और ये एक्सप्लेन कैसे की गई थी, कुछ एक्सटेंट तक लामार्किज्म में एक्सप्लेन कर दी गई थी, लामार्क की थ्योरी में एक्सप्लेन कर दी गई थी। डार्विन का अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि जो डार्विन था उन्होंने सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट को एक्सप्लेन किया था, बट अराइवल ऑफ फिटेस्ट को नहीं एक्सप्लेन किया कि जो न्यू अराइवल आ रहे हैं, जो पहले से हैं सर्वाइव कर रहे हैं, उसमें से जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा, लेकिन अराइवल भी जो तो था वो नहीं एक्सप्लेन कर पाए। अराइवल कैसे हुआ, वो म्यूटेशन थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया। तो यहाँ पर इसको म्यूटेशन थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया गया। ओके, ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। देखिए, बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं ये, तो इसको आप लोग प्लीज़ याद रखिए। अब यहाँ पर मैं म्यूटेशन थ्योरी की बात करती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी देख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, म्यूटेशन थ्योरी में क्या है, सॉरी ये बार बार डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे म्यूटेशन थ्योरी है हमारे पास। सबसे पहले तो टर्म म्यूटेशन दिया किसने, ओके, टर्म म्यूटेशन जो था वो किसने दिया, वो ह्यूगो डी व्रीज ने इंट्रोड्यूस किया था। ओके, टर्म म्यूटेशन ह्यूगो डी व्रीज ने इंट्रोड्यूस किया था, और ईयर क्या था इसका, 1848 1935 ह्यूगो डी व्रीज का ईयर है, मतलब कब पैदा हुए, कब उनकी डेथ हुई। और ये एक डच बोटैनिस्ट थे, और जो 3 साइंटिस्ट थे जो इंडिपेंडेंटली रीडिस्कवर कर रहे थे मेंडल्स के लॉ ऑफ हेरिडिटरी को। ओके, और म्यूटेशन थ्योरी को कब पुट किया गया, 1908 में। और ये जो 3 जो साइंटिस्ट हैं ये पता होंगे आप लोगों को। ओके, ये ह्यूगो डी व्रीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज। जो ह्यूगो डी व्रीज थे वो इवनिंग प्रिमरोज पे काम कर रहे थे, ऑर्निथोरा लैमार्कियाना। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने म्यूटेशन के आइडिया को आगे लाया और लार्ज डिफरेंसेस बताया इसमें कि लार्ज डिफरेंस अराइजिंग जो अचानक से पॉपुलेशन में आ जाते हैं। ओके, वो क्या होते हैं, म्यूटेशन बताया उसके बारे में कि ये म्यूटेशन होता है। और वो क्या बिलीव करते थे कि ये म्यूटेशन है, और ये क्या करता है, म्यूटेशन इवोल्यूशन कॉज करता है। और कोई भी माइनर वेरिएशन जैसे कि हेरिटेबल, ये जो जैसे कि डार्विन बताते थे। ओके, तो उसके बारे में इन्होंने क्लियर कर दिया सारी चीज़ें। नाउ म्यूटेशन जो होते हैं वो रैंडम होते हैं और इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, डायरेक्शन लेस होते हैं। और जबकि जो डार्विन के जो वेरिएशंस थे वो स्मॉल होते थे और डायरेक्शनल होते थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिफरेंस पता चला। एवोल्यूशन जो डार्विन का था वो ग्रेजुअल था, मतलब धीरे धीरे हो रहा था, बल्कि जो ह्यूगो डी व्रीज बिलीव करते थे वो क्या बिलीव करते थे कि जो म्यूटेशन होता है
वो स्पेशिएशन कॉज करता है, स्पीशिएशन कॉज करता है, नई स्पीशीज़ भी बन जाती हैं और इसीलिए इसको सैल्टेशन भी कहते हैं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन भी कहते हैं। देखिए टर्म बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, न्यू टर्म्स आप लोगों को पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जो कि अब देखिए मेन एग्जाम्स भी, जो मेंस का पेपर होता है GIC लेक्चरशिप में, ओके, तो उसमें भी रिटर्न भी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, आप लोग को पता हो तो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है जो म्यूटेशन थ्योरी के जो फीचर्स हैं, इनके फीचर्स को एक बार देख लेते हैं, सैलिएंट फीचर्स ऑफ म्यूटेशनल थ्योरी। तो अब यहाँ पे जो म्यूटेशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, म्यूटेशंस स्पोर्ट्स और डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस, ये जो है वेरिएशन को डिसकंटिन्यूस करते हैं और ये रॉ मटेरियल होते हैं एवोल्यूशन के, ओके। तो म्यूटेशन जो होते हैं वो एवोल्यूशन के रॉ मटेरियल कहे गए। म्यूटेशन अचानक से होते हैं, सडनली अपीयर होते हैं और ये तुरंत ही इमीडिएटली ऑपरेट भी होते हैं। और अनलाइक अब डार्विन से क्योंकि कंपेयर भी कर रहे हैं, तो जो डार्विन ने क्या कहा था कि कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं या फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो जो म्यूटेशन होता है वो अपने आसपास जो म्यूटेशन होता है वो रिवॉल्व नहीं करता है अराउंड, ओके, और अराउंड द मीन और नॉर्मल कैरेक्टर ऑफ द स्पीशीज, ओके, वो रिवॉल्व नहीं करता है, वो अचानक से सडनली ही प्रकट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि जो सेम टाइप का म्यूटेशन है, ओके, वो किसी भी स्पीशीज़ में, इंडिविजुअल में वो अपीयर हो सकता है इन अ नंबर ऑफ स्पीशीज़ ऑफ इन अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीशीज़, ओके। तो किसी भी इंडिविजुअल में स्पीशीज़ के अपीयर हो सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ फिक्स है कि इसी इंडिविजुअल में होगा या इसी स्पीशीज़ में होगा। तो म्यूटेशन है तो सेम टाइप का म्यूटेशन भी अपीयर हो सकता है। जितने भी म्यूटेशंस होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, ये भी कहा गया। और म्यूटेशंस जो हैं वो सारे कंसीवेबल डायरेक्शंस में होते हैं उनके, ओके, इन ऑल कंसीवेबल डायरेक्शंस, उसमें सब में हो सकता है, ओके। नाउ यूजफुल म्यूटेशंस जो होते हैं वो नेचर सेलेक्ट कर लेती है उनको, और लेथल म्यूटेशंस जो होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। जबकि जो यूजलेस या लेस हार्मफुल वन होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोजेनी में परसिस्ट करते हैं, मतलब रहते हैं। नाउ अब एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन, जो वेरिएशन जो हैं उनका एक्यूमुलेशन होता है या इकट्ठा होता है, तो ये क्या होता है, ये नई स्पीशीज़ को प्रोड्यूस कर देता है। और कभी कभी जो न्यू स्पीशीज़ प्रोड्यूस होती है वो किसी एक सिंगल म्यूटेशन से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि वो एक्यूमुलेटेड म्यूटेशन से होगी, इकट्ठा हुए बहुत सारे हो जाएंगे तब होगी, तो सिंगल म्यूटेशन से भी स्पीशीज़ बन सकती है। इवोल्यूशन वो जर्की होते हैं और डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होते हैं, ओके। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है मेरे पास। यहाँ पे एडवांटेजेस क्या थे म्यूटेशनल थ्योरी के, ये देख लेते हैं। जो म्यूटेशनल थ्योरी थी उसने क्या डिस्क्राइब किया, जो म्यूटेशनल थ्योरी थी फ्रेंड्स, उसने म्यूटेशन की इम्पोर्टेंस को डिस्क्राइब किया कि कैसे म्यूटेशन जो है वो सेलेक्टिव वैल्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म में इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करने में, उसकी सेलेक्टिव वैल्यू में कैसे म्यूटेशन इम्पॉर्टेंट है, इसको म्यूटेशनल थ्योरी ने डिस्क्राइब कर दिया। और म्यूटेशनल थ्योरी ने ये एक्सप्लेन किया कि जो एवोल्यूशनरी चेंजेस हैं जो कि शॉर्ट पीरियड में होते हैं, ओके, इन कंट्रास्ट टू नेचुरल सिलेक्शन, तो इसने क्या डिस्क्राइब किया कि स्लो और कंटिन्यूअस वेरिएशंस होते हैं, इसने ये डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट है हमारे पास जो म्यूटेशन थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन करती है कि जो कनेक्टिंग लिंक है वो एब्सेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक करती है, ठीक है, वो कह रही है कि कनेक्टिंग लिंक्स जो है वो एब्सेंस है और कोई क्राइटेरिया नहीं है अगेंस्ट एवोल्यूशन का, बट इट्स की पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, ये हो सकता है कि वो हों। नाउ अब नेक्स्ट है हमारे पास कि जो अकरेंस है मिटोसिस का सारी पॉसिबल डायरेक्शंस में, वो क्या होता है, वो जो स्पीशीज़ के डिसअपियरेंस हो जाती है क्रॉसिंग से, उसकी पॉसिबिलिटी को हटा देती है, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कि इंड्यूस्ड म्यूटेशंस जो होते हैं वो न्यू यूजफुल वैरायटीज़ को बनाते हैं, तो उससे न्यू यूजफुल वैरायटीज़ बनती हैं, ओके। अब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन भी देख लेते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन जो है वो क्या है, जो प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन है उसको जो है ये क्या है, ये डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन का मॉडिफाइड फॉर्म है और इसको नियो डार्विनिज्म भी कहा जाता है, ओके। और इसके अनुसार जो ओनली जेनेटिक वेरिएशंस या म्यूटेशंस जो होते हैं वो इनहेरिटेबल होते हैं, सारे वेरिएशंस इनहेरिटेबल नहीं होते हैं जो डार्विन ने बताए थे, ओके। तो जो मॉडर्न कंसेप्ट है एवोल्यूशन का वो क्या है, सिंथेसिस ऑफ डार्विन्स या फिर और ह्यूगो डे व्रीज की थ्योरी का सिंथेसिस है।
नाउ अब इसको और क्या कहा जाता है, इसको सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी कहा जाता है। तो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी आपको पता होगी इसमें क्या चीज़ें हैं। नाउ सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है वो क्या है, ये नंबर ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट थे जैसे कि टी डॉब्सनस्काई थे, आर ए फिशर है, जेबीएस हेल्डेन है, सीवल राइट, अर्नस्ट मैर, जी.एल. स्टेबिंस, इन सब ने क्या किया, इन सब के जो कार्य थे, काम थे, उसका रिजल्ट है ये जो सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी कि सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इन सब ने उसमें कंट्रीब्यूट किया। नाउ जो स्टेबिंस थे उन्होंने उनकी जो बुक थी प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, उसको डिस्कस किया, ठीक है। और क्या डिस्कस किया, सिंथेटिक थ्योरी को डिस्कस किया। अब इन्होंने क्या क्या कंक्लूड क्या किया, क्या उसका परिणाम हुआ, और जो बेसिक और एक्सेसरीज फैक्टर्स थे ये सब उसमें जो है इंक्लूड हो गए। अब यहाँ पे फिर बेसिक फैक्टर्स क्या थे उसको भी देख लेते हैं। बेसिक फैक्टर्स में इन्होंने क्या क्या बताया कि जीन म्यूटेशन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं और उसके जो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर होते हैं उसमें चेंजेस होते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ये सारे बेसिक फैक्टर्स बताए उन्होंने। उसके बाद एक्सेसरी फैक्टर, सहायक फैक्टर जो थे, माइग्रेशन, ठीक है, एक कोई भी स्पीशीज़ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाती है, हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग हो जाती है जैसे हाइब्रिडाइजेशन में, ओके, तो ये सारी चीज़ें बताई इन्होंने। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे एक मिनट, हाँ ओके, नेक्स्ट हम मैकेनिज्म थोड़ा इवोल्यूशन का पढ़ लेते हैं। अब मैकेनिज्म हो गया, यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन क्या है। नाउ अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये भी पार्ट जो है, यहाँ पे इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। देखिए मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन में क्या है, इवोल्यूशन जो होता है वो एक्चुअल में है क्या, वो चेंज है पॉपुलेशन में, ठीक है। देखिए फ्रेंड, जो जीन्स होते हैं, ठीक है, जैसे टॉलनेस का जीन्स है, टॉलनेस का जीन्स है मान लीजिए कैपिटल टी, और डॉफनेस का जीन्स जो था मेंडल के अकॉर्डिंग टी था। तो आपको पता है कि एक जीन के दो फॉर्म्स होते हैं जिसको हम लोग एलील्स कहते हैं, ओके। और जीनोटाइप एंड फिनोटाइप भी आप पता है, जो फिनोटाइप वो होते हैं जो कैरेक्टर्स हमें दिखते हैं, ठीक है, और जीनोटाइप वो होते हैं जो जीन्स में होते हैं, यानी कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन को जीनोटाइप कह दिया जाता है। अब यहाँ पे देखिए जो इवोल्यूशन होता है वो क्या है, क्या बताया गया कि इवोल्यूशन जो है वो किसी भी पॉपुलेशन के एलील्स में और इसको उसके जीनोटाइप में जनरेशन टू जनरेशन में होने वाला चेंज है, यही क्या है, इवोल्यूशन है, ओके। अब जो 4 बेसिक मैकेनिज्म है जिनके द्वारा इवोल्यूशन होता है उसमें क्या क्या होता है, इस मैकेनिज्म में म्यूटेशन इंक्लूड किया गया, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सेलेक्शन, ओके। अब आप इसको अगर लर्न करना चाहें तो आप इसको MMGN से लर्न कर सकते हैं, ओके, MMGN से लर्न कर सकते हैं कि म्यूटेशन, माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सेलेक्शन, या जो भी आप उसको एब्रिविएट करना चाहें, आप ट्रिक यूज़ करना चाहें। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिएशन के बारे में मैं बताती हूँ। स्पेसिएशन क्या होता है, इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। देखिए कोई भी न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, कहाँ से न्यू स्पीशीज़ बन जाती है, अचानक से नहीं बनती है, ये जो पहले से एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ होती है उसी से फॉर्मेशन होता है इसका, और ये कहलाता है स्पेसिएशन, ओके। स्पीशीज़ का बन जाना, नई स्पीशीज़ का बनना, पहले से जो प्रेजेंट स्पीशीज़ है उससे नई स्पीशीज़ का बनना ही स्पेसिएशन है, और इसमें स्टेप्स जो होते हैं वो यहाँ पे बताए जाते हैं। नाउ फाइलेटिक स्पेसिएशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्पीशीज़ है इससे न्यू स्पीशीज़ बनती है, और लेकिन पेरेंट जो स्पीशीज़ होती है वो मर जाती है, डाई हो जाती है। और जो इवोल्यूशन, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल बताया कि जो मिसोहिपस है इयोहिपस से बना, तो पेरेंट की डेड हो गई और जो उसमें जो सिबलिंग जो उसका बच्चा है या जो है आगे की जनरेशन है वो उसकी सर्वाइव की। अब यहाँ पे एवोल्यूशन जो न्यू स्पीशीज़ का होता है कैसे होता है कि जब सिंगल लाइनेज में चेंज हो जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, एनाजेनेसिस कहते हैं या पेलेटिक इवोल्यूशन कहते हैं। इसको आप याद रखिएगा फ्रेंड। नाउ ग्रेजुअल स्पेसिएशन देखिए क्या होता है। ग्रेजुअल स्पेसिएशन में होता ये है कि ये स्लो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, किसी भी आइसोलेटेड पॉपुलेशन का नई स्पीशीज़ में बन जाना होता है, लेकिन स्लो प्रोसेस से बनते हैं, ठीक है। और कैसा स्लो प्रोसेस में होता क्या है कि इसमें होता है कि स्मॉल छोटे छोटे जो कंटिन्यूस वेरिएशन होते हैं वो जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन में एक्यूमुलेट होते रहते हैं, इकट्ठा होते रहते हैं। उसके बाद फिर स्लो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो होती है वो न्यू स्पीशीज़ में बदल जाती है। अब यहाँ पे देखिए इसका एग्जाम्पल जो है वो एडेप्टिव रेडिएशन का, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। तो ये एडेप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल में क्या दिया गया, डार्विन फिंचेस के बारे में मैंने पढ़ा दिया है।
देख लीजिएगा आप लोग प्रीवियस लेक्चर में ना। अब इसमें फॉर्मेशन होता है 2 स्पीशीज़ का। और कैसे बन जाती हैं 2 स्पीशीज़? किसी भी एक सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज़ से 2 स्पीशीज़ का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये प्रोसेस कहलाता है क्लैडोजेनेसिस या फिर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। देखिए टर्मिनोलॉजी आप याद रखिएगा। नाउ थर्ड हमारे पास है रैपिड और फास्ट और इंस्टेंट स्पेसिएशन। ये कैसे होता है? ये म्यूटेशन और पॉलीप्लॉइडी के थ्रू होता है। ओके, ये फास्ट होता है, जल्दी हो जाता है। नाउ अब पैटर्न ऑफ स्पेसिएशन है कि पैटर्न क्या है हमारे पास, तो पैटर्न में देख लेते हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्वेश्चंस बहुत आते हैं फ्रेंड, कोई ना कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, तो याद रखिए। देखिए एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या है कि कोई भी न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, लेकिन कैसे होता है कि डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में होता है। ओके, अलग अलग डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज़ में न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है, और ये एलोपैट्रिक स्पेसिएशन कहलाती हैं। और इसमें जियोग्राफिकल आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एनिमल्स में बहुत कॉमन होता है। ओके, तो ये एलोपैट्रिक हो गया। एलो मतलब आप समझ लीजिए कि डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। और सिम में क्या होगा? सिम से आपको सेम याद रख लेना है। तो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में जो न्यू स्पीशीज फॉर्म होती है वो किसी सेम या फिर ओवरलैपिंग जियोग्राफिकल एरियाज में होता है। ओके, तो ये सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन है। और इसमें क्या चाहिए होता है, क्या रिक्वायर करता है, इसको क्या ज़रूरत होती है? इसको जो रिक्वायरमेंट होती है वो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की होती है, और ये प्लांट्स में कॉमन होता है। ओके, तो सिम्पैट्रिक प्लांट्स में कॉमन है और एलोपैट्रिक एनिमल्स में कॉमन है। नाउ अब पैरापैट्रिक में देख लेते हैं क्या है। पैरापैट्रिक स्पेसिएशन जो है वो 2 पॉपुलेशन होती है जो कि एडजेसेंट अगल बगल के आसपास के एरियाज़ में होती हैं। ओके, ये कहलाती हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन, इसमें ये पैरापैट्रिक कहलाती हैं। तो अब यहाँ पे होता क्या है कि ये एक इंटरमीडिएट कंडीशन होती है। किसके किसके बीच की इंटरमीडिएट है? एलोपैट्रिक और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन के बीच की ये एक बीच की अवस्था या फिर इंटरमीडिएट है। ओके, और इसको जो है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन चाहिए होता है, इट एंड रिक्वायर्स रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। और इसमें होता क्या है कि ये इसमें स्टडी ऑफ जीन्स फ्रिक्वेंसीज होती है किसी पॉपुलेशन में, जो भी जीन्स की फ्रिक्वेंसी है उसकी स्टडी करते हैं। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है? ये एप्लीकेशन ऑफ मेंडेलियन जेनेटिक्स को डार्विनियन नेचुरल सिलेक्शन में रिप्रेजेंट करती है। ओके, कि कैसे डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन में मेंडेलियन जेनेटिक्स का एप्लीकेशन हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं स्पेसिएशन को, इसमें म्यूटेशन हो सकता है, माइग्रेशन है, नेचुरल सिलेक्शन है एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट है। ओके, अब आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे देखते हैं म्यूटेशन में थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ये लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए म्यूटेशन में क्या होता है, ये क्या होता है, व्हाट इज़ म्यूटेशन? ये एक सडन और हेरिटेबल चेंज है किसी भी ऑर्गेनिज्म में। ओके, और ये क्यों होता है, जनरली क्यों होता है? ये चेंज इन बेस सीक्वेंस जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड के, उसमें चेंजेस हो जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जो बेस सीक्वेंसेस होते हैं उस न्यूक्लिक एसिड के, उसमें चेंज हो जाने से हो जाता है। और ये जो म्यूटेशन है वो न्यू एलील को प्रोड्यूस कर सकता है जो कि पहले की पॉपुलेशन में प्रेजेंट नहीं थे। ओके, ना अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया, लीडरबर्ग रेप्लिका एक्सपेरिमेंट। ये 1952 में किया गया, और ये जे लीडरबर्ग और ई लीडरबर्ग ने 1952 में किया। तो जे लीडरबर्ग को इसके लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1958 में। आपको उनका नेम याद रखना है। और इन्होंने नोबेल प्राइज़ किसके साथ शेयर किया था, कौन था? बीडल एंड टॉटम थे। ओके, तो लीडरबर्ग ने क्या किया था, एक मास्टर प्लेट प्रिपेयर की थी जिसमें से बहुत सारी बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी। और ये आपको पता है बैक्टीरिया की जो कॉलोनी होती है वो अगार प्लेट पे ग्रो की जाती हैं, और ये सेल्फ मैंने भी ग्रो करी हुई हैं अपने लैब में। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये जो होती हैं, ये क्या होती है, ये एग्जैक्ट जो है इन्होंने एक रेप्लिका या कॉपी कहते हैं, ठीक है, एक एग्जैक्ट रेप्लिका जो है इन्होंने डेवलप कर लिया। ओके, और ये जो थी, ये जो मास्टर प्लेट थी, एक मास्टर प्लेट थी, उसी मास्टर प्लेट से इन्होंने और दूसरी रेप्लिका बना ली। और कैसे बनाई? न्यू अगार प्लेट लिया, उस पर बना लिया। और कैसे, जो भी इन्होंने यूज़ किया था वुडन ब्लॉक और वेलवेट डिस्क, तो ये तो इनके एक्सपेरिमेंट की चीज़ें हैं। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक और रेप्लिका बनाई दूसरे नए अगार प्लेट पे, और इसमें क्या था, इस पर एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था या फिर स्ट्रेप्टोमाइसिन उन्होंने डाल दिया। और इन्होंने ये पाया, उसके बाद एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जो मोस्ट ऑफ दी ज़्यादातर जो बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो ग्रो नहीं कर पाई। ओके, वो क्यों नहीं ग्रो कर पाई? क्योंकि ये एंटीबायोटिक सेंसिटिव स्ट्रेन थे। और जबकि जो कुछ बैक्टीरियल कॉलोनीज थी वो लगातार
ग्रो करती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उनमें एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट था, वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट स्ट्रेन थे, वो ग्रो कर गए, एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं पड़ा। ओके, और इस बेसिस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए और ऑब्जर्वेशन की और फिर पता लगाया उन्होंने कि जो एंटीबायोटिक होते हैं उसमें कोई भी न्यू म्यूटेशन नहीं हो सकता है, उसमें कोई भी न्यू म्यूटेशन को इंड्यूस नहीं करता है वो। और ये क्या होता है कि ये पहले से ही जो एडॉप्टिव म्यूटेशंस होते हैं उनको सेलेक्ट करता है और ये प्री एग्जिस्टिंग म्यूटेशन को ही एक्सप्रेस कर पाता है। और इसने क्या किया, डार्विन की नेचुरल जो सिलेक्शन की थ्योरी थी इसको सपोर्ट किया। तो याद रखिएगा जो लीडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग एक्सपेरिमेंट था इसने डार्विन की नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी को सपोर्ट किया था। अब यहाँ पे देखिए जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये क्या होता है? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन मीन्स होता है कि जो इनेबिलिटी होती है इंटरप्रेट करने की, ओके, और जो है ये क्या होता है, सेपरेशन होता है किसी भी लार्ज पॉपुलेशन का स्मॉलर यूनिट्स में। और ये क्या प्रिवेंट करता है, ये दो मेंबर जो हैं पॉपुलेशन के और सेम जो है पॉपुलेशन के दो स्पीशीज़ हैं उनमें मेटिंग को नहीं होने देता है, उसको प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से आइसोलेट करता है। और फिर क्योंकि क्या होगा इससे, अगर सेम मेंबर में ही मेटिंग होगी तो फिर इसमें इन्होंने ये कहा कि आगे जो है न्यू स्पीशीज़ के फॉर्मेशन में हेल्प नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जब आइसोलेटेड रहेंगे तो क्या होगा, ये किसको प्रमोट करेगी, फिर ये प्रमोट करेगी न्यू स्पीशीज़ के फॉर्मेशन को प्रमोट करेगी। तो अब नेचुरल सिलेक्शन के साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, ये एवोल्यूशन के को भी डायरेक्शन प्रोवाइड करती है ये थ्योरी, ये जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। अब कोई भी फैक्टर जो कि रिड्यूस करता है कि जो इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस को रिड्यूस करता है उसको क्या कहलाते हैं, ये आइसोलेटिंग मैकेनिज्म होती है, जो कि दो टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ पे उसका भी दे रखा है कैसे करेंगे इसको। ओके, देखिए प्री मेटिंग आइसोलेशन होता है, इसमें क्या करते हैं, एक्सटर्नल बैरियर्स होते हैं जो कि इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस को प्रिवेंट करते हैं, नहीं होने देते हैं। मेटिंग के पहले इसको यूज़ किया जाता है, इसको प्री मेटिंग आइसोलेशन कहते हैं। जैसे कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन हो गया, सीजनल आइसोलेशन हो गया, दूर दूर है नहीं मिल पा रहे हैं, मैकेनिकल आइसोलेशन हो गया किसी मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या फिर बिहेवियरल उनके बिहेवियर की वजह से नहीं हो पाती है मैटिंग। ओके, अब पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन क्या है, इसमें इंटरनल बैरियर्स होते हैं जो कि जो कि इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस को जो है नहीं होने देते हैं, उनके चांसेस को कम करते हैं, इसलिए इसको पोस्ट मैटिंग आइसोलेशन कहते हैं। जैसे कि गेमेटिक मोर्टेलिटी हो गई, गेमेटिक जाइगोटिक हो सकती है, हाइब्रिड स्टेरिलिटी हो सकती है, या फिर हाइब्रिड ब्रेकडाउन हो सकता है। ओके, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो अब यहाँ पे फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है माइग्रेशन। ओके, माइग्रेशन देख लेते हैं। नाउ माइग्रेशन क्या होता है, जो मूवमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल का किसी भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ये क्या कहलाता है, ये माइग्रेशन कहलाता है। यानी कि किसी भी एनिमल का जो है या किसी भी पर्सन का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना, ठीक है, माइग्रेशन कहलाता है, अपनी जो टेरिटरी छोड़ करके किसी और टेरिटरी में चले जाना। नाउ अब यहाँ पे देखिए ये क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल एजेंट भी हो सकता है, ओके, चेंज करने के लिए, किसी भी स्पीशीज़ को नई स्पीशीज़ पता करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं दो स्पीशीज़ के, वो जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट पॉपुलेशन के, वो क्या करते हैं, वो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं मैटिंग में, तो इसलिए फिर नई स्पीशीज़ भी बन सकती है। ओके, तो ये थोड़ा सा पावरफुल है। नाउ अब जेनेटिक ड्रिफ्ट देख लेते हैं, इसके भी क्वेश्चन आ चुका है, जेनेटिक ड्रिफ्ट या रैंडम ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन आ चुका है। देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट पे क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है कि स्मॉल पॉपुलेशन में होता है, लार्ज पॉपुलेशन में होता है, तो किस तरीके की पॉपुलेशन में होता है, ये सब पूछा जाता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के लिए वर्क करता है। ओके, और जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं पर्टिकुलर एलील की, वो चेंज हो सकती हैं, और मतलब बाई चांस भी हो सकती हैं, ड्रास्टिकली चेंज भी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो इस तरीके के चेंजेस होते हैं एलील की फ्रीक्वेंसी में, वो रैंडमली क्या होते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी जो है वो ड्रिफ्ट कर रही है, ठीक है, तो यहाँ पे रैंडमली वो हो सकते हैं, और इसीलिए इनको जो है जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है। और ये कंटिन्यूस होते रहते हैं, ठीक है, जब तक कि जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है वो फिक्स नहीं हो जाता है, और या तो फिर जो अनदर वाला दूसरा वाला है वो जब तक कि पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाता है, और जो नया वाला बन नहीं जाता तब तक ये होता रहता है। और जो इम्पॉर्टेंट फीचर हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, वो देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए जेनेटिक ड्रिफ्ट का जो इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, पहली बात तो ये है कि जो सीवेल राइट थे, इन्होंने जेनेटिक ड्रिफ्ट का टर्म दिया था, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और इसमें होता क्या है कि एक रैंडम फ्लक्चुएशन है जीन्स की फ्रिक्वेंसीज में, जो कि बाई चांस हो जाता है किसी भी पॉपुलेशन में, स्मॉल पॉपुलेशन में, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में भी जाता है ये। और ये क्या होता है, ये इसकी कोई डायरेक्शन दिशा नहीं होती है, तो ये नॉन डायरेक्शनल मैनर में होता है।
और प्रोबेबली ये क्या रिजल्ट करता है, इंटरब्रीडिंग इन द पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन में इंटरब्रीडिंग को रिजल्ट करता है, उसके परिणाम ये होते हैं, इंटरब्रीडिंग होती है। नाउ अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये एलिमिनेशन करता है, कुछ सर्टेन एलील्स का एलिमिनेट कर देता है। कैसे, कहाँ से एलील को एलिमिनेट करेगा, निकालेगा, पॉपुलेशन से निकालता है, और फिर कुछ दूसरे जो पॉपुलेशन के एलील्स होते हैं उनको फिक्स करता है। ओके, तो लॉस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी एक मेजर इफेक्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। ठीक है, कि जेनेटिक वेरिएबिलिटी का लॉस होता है, ये एक मेजर इफेक्ट है जेनेटिक ड्रिफ्ट का। अब यहाँ पे दो स्पेशल केसेस होते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट के, वेरी इंपॉर्टेंट। बॉटल नेक इफेक्ट होता है जो स्टेबिंस के द्वारा दिया गया था। तो बॉटल नेक इफेक्ट में देखेंगे होता क्या है कि कोई भी इन्वायरमेंटल कंडीशन जो कि मोस्ट मेंबर्स को किल करती है किसी पॉपुलेशन की, और सिर्फ कुछ ही सर्वाइव करते हैं इस कंपटीशन के बाद, ये क्या कहलाता है, बॉटल नेक इफेक्ट कहलाता है। यहाँ पे कोई सिर्फ चांस होता है जो डिटरमाइन करता है सर्वाइवल को, ठीक है, और कोई भी एडाप्टिव वैल्यूज़ यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, सिर्फ चांस की बात है। नाउ दूसरा है, मैर ने दिया है फाउंडर इफेक्ट। फाउंडर इफेक्ट क्या होता है कि कुछ जो मेंबर्स होते हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं पॉपुलेशन से, और वो न्यू पॉपुलेशन को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, फाउंडर्स कहलाता है। न्यू पॉपुलेशन जो होती है वो लेस जेनेटिक वेरिएशन के साथ होती है, और इसका जो जीन पूल होता है वो भी रेड्यूस्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर आज के लिए फ्रेंड यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, और आगे भी बहुत सारे मैं लेक्चर लेकर के आ रही हूँ फ्रेंड। तो आप लोग प्लीज़ इसको चैनल पे बने रहिए, देखिए और सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए। थैंक यू।